फिर 30 मिनट्स रह जाएंगे वरना। हाँ हाँ आप स्टार्ट कर दो। हाँ कर दो स्टार्ट। चलो जी, अब हम वहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। द मिनिमल चेंज डिजीज, यानी कि मिनिमम चेंज है लेकिन डिजीज है। आवाज़ ठीक है। तो हमने पैथोजेनेसिस कर लिया। सर्कुलेटिंग एक फैक्टर है, टी सेल से डिराइव होता है, हमें नहीं पता, बस बातें छोड़नी है, छोड़ दी कि टी सेल से डिराइव होता है, सर्कुलेट करेगा, डैमेज कर देगा फूड प्रोसेसेस को। अब आते हैं जी मॉर्फोलॉजी पे। अब हम जो भी मॉर्फोलॉजी करेंगे ना, हम उसकी 3 ही पार्ट्स करेंगे जो हमने शुरू से की थी। एक होगी लाइट माइक्रोस्कोपी, फिर होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और फिर अगली डिजीज में हम बताएंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है जी। अब जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें हमने देख भी लिया और हमें पता भी चल गया कि इट विल अपीयर नॉर्मल बिकॉज इट इज़ अ डिजीज ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स। ठीक है जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, उस पर जब हम पोडोसाइट्स को देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? यूनिफॉर्म एंड डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। आई हैव अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड, बोल्ड में कर दिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आई फील लाइक कि आप ना लिखेंगे तो नहीं पास होंगे, हम लोग नहीं लिखेंगे तो अपने पास होने। ठीक है। यूनिफॉर्म एंड डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, दिस इज द की वर्ड, की लाइन ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है जी। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, उसका फ्लैटन हो जाएगा। और अब ये चीज़ है कि ये रॉबिन्स ये की ही वर्ड्स हैं, उसी में लिखा हुआ है कि कुछ पोडोसाइट्स में जब फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट होगी, उनको इंजरी होगी, तो पूरे पोडोसाइट सेल को इंजरी हो सकती है। जाहिर है, मतलब बॉडी है, कहीं पे भी डिजीज आ सकती है। ठीक है जी। तो अगर कुछ पोडोसाइट्स, सम पोडोसाइट इंजरी, नॉट इन ऑल पोडोसाइट्स, वरना शायद हमें लाइट माइक्रोस्कोप में भी कुछ नजर आता। ठीक है। तो जब सम पोडोसाइट्स की इंजरी होगी तो उनकी वैक्यूलाइजेशन हो सकती है, माइक्रोवेलस बन सकते हैं, और उनकी फोकल डिटैचमेंट हो सकती है। यानी कि जो कुछ पोडोसाइट्स की इंजरी अगर हो तो वो डिटैच कर सकते हैं फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके साथ जो एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ वो लगे हैं। क्लिनिकल कोर्स अब बड़ा आसान है। देखो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ लिया, बेसिक्स हमने पढ़ ली। अब जो भी मॉर्फोलॉजी आएगी उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी की हेडिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड व्हाटएवर यू रिमेंबर फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख दो। क्लिनिकल कोर्स है, किसी भी डिजीज का सिम्टम आए, यू विल राइट द सिम्टम्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। यानी कि प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, जनरलाइज्ड एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड्यूरिया। हाइपरलिपिडीमिया यूरिया को मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उसमें बुक में एक ही लाइन लिखी है, मैकेनिज्म इज अनक्लियर, लेकिन शायद कोई प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जिसकी फॉर्मेशन में इनहिबिट कर देंगी। ठीक है जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है लेकिन साथ कोई हाइपरटेंशन नहीं हो रही और रीनल फंक्शन इज प्रिजर्व्ड। ठीक है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट एज इन कि अगर हमारे पास सिनेरियो में आ जाए कि एक बच्चा है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है लेकिन वैसे उसकी रीनल फंक्शनिंग इज फाइन, तो फिर हम विल गो फॉर द मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है। और साथ है कि सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, क्योंकि फूड प्रोसेसेस को सिर्फ इफेक्ट कर रहा है तो इतना बड़ी स्पेस नहीं होती कि सारी प्रोटीन्स निकलें। इसमें मेनली एल्ब्यूमिन निकलती है, मेनली एल्ब्यूमिन। ठीक है। उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, क्योंकि ओनली वन प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली वन प्लाज्मा प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड। अब जाओ जी इसके प्रोग्नोसिस पे। प्रोग्नोसिस ये कम इंजरी है और नाम में भी मिनिमम है, तो इट विल बी अ गुड प्रोग्नोसिस। इट इज़ मोस्टली गुड प्रोग्नोसिस। 90% बच्चों को जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सिर्फ उनमें से 2/3, सिर्फ तो नहीं, इससे काफ़ी है, लेकिन 2/3 में रिकरेंस हो जाती है जिसकी वजह से उनको हमें कॉन्टिन्यूस स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। ठीक है। जो बाकी 1/3 है उनको स्टेरॉइड की एक थेरेपी देंगे, विल बी फाइन। ठीक है। उसके बाद है लेस देन 5% चिल्ड्रन में इट कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक किडनी डिजीज, और एडल्ट्स में अगर डिजीज हो, गाइस म्यूट कर दो, अगर एडल्ट्स में हो तो स्टेरॉइड थेरेपी को वो रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं। ठीक है। रिलैप्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये वही इमेज आ गई, ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें तकरीबन सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल नज़र आ रहा है, थोड़े थोड़े कुछ रीजन्स आ सकते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि फूड प्रोसेसेस का इफेज का उनमें मसला है। ठीक है जी। शमाइल यार म्यूट ऑल कर जी दो। जी। इसका म्यूट फिर ऑल कर एक दो मिनट रुको, तुम भी म्यूट हो जाओ कि 1 मिनट रुको, फिर ठीक है अनम्यूट ठीक है। करना। चलें जी। ठीक है। अब हम आते हैं
अगली डिजीज पे विच इज द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, यानी हमारे बाहर से अंदर पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस की डिजीज हो गई। अब अगला पार्ट हमें क्या कहा था, सब एपिथेलियल सेल्स। तो जी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में डिपॉजिट्स होते हैं इन द सब एपिथेलियल बिलो द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये डिपॉजिट्स किस चीज़ के होते हैं, हमारी बॉडी में अमूमन जो मतलब इट इज़ एन जो बल्कि अमूमन रहने दो क्योंकि काफ़ी डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन जो इस केस में डिपॉजिट्स होते हैं दैट आर द एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट्स, ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं, इट इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव एंड इट इज़ बिटवीन 30 and 60 years of age। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिनेरियोस, मतलब बच्चा आएगा तो फर्स्ट हमने जाना है मिनिमल चेंज डिजीज पे, उसके बाद उसकी डिटेल्स देख के फिर जाना है, ठीक है जी। अब जी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने हाईलाइट किया और जो अंडरलाइन किया, एक ही चीज़ बार बार हाईलाइट और अंडरलाइन होगी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें है प्रेजेंस ऑफ सब एपिथेलियल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हमने जब मैजिक किया था तो उसमें नजर आ गया था कि इट वाज सब एपिथेलियल। इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग, जाहिर है एंटीजन एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को फैंसी टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग डिपॉजिट्स along the glomerular basement membrane। अब इसने along the glomerular basement membrane क्यों लिखा है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पोडोसाइट्स हैं, तो पोडोसाइट्स के नीचे यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी देयर इज डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल। अच्छा जी, अब हमने देखना है जो आगे डिजीजेज हैं ये प्रोग्रेस्ड डिजीजेज हैं, यानी कि इसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में चेंजेस नजर आएंगी। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में हमने कहा था कि हमें नजर ही क्या आ रही है, हम सिर्फ कैपिलरीज नजर आ रही है ना, और उनकी वॉल्स नजर आ रही हैं। तो इन सब डिजीजेज में हमें थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल नजर आएगी, क्योंकि जब उस वॉल में डिपॉजिट्स होंगे तो वो वॉल थिक हो जाएगी, ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोपी पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, सब एपिथेलियल इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग डिपॉजिट्स। अब इसकी कॉजेज देख लेते हैं, ये चीजें थोड़ी याद करने वाली हैं, लेकिन 85% केसेस में ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो क्रॉस रिएक्ट करती हैं विद द एंटीजन्स ऑन द पोडोसाइट्स। अब कुछ बाकी जो केसेस हैं दे आर द सेकेंडरी केसेस, उसमें होगा कि कोई और आपको इन्फेक्शन होगी, अल्लाह माफ करे, मतलब पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन होगी, इसकी वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होगी, ठीक है। उसमें आ जाती हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ये सारी लिस्ट है, सब कुछ याद, मतलब वी हैव टू लर्न इट फॉर एससीक्यूज एंड स्टफ, ठीक है। एसएलई और ऑटो इम्यून कंडीशंस, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी ज़्यादा बनती हैं। अब जी जो समझाने वाली चीज़ें मैं पहले वो कर लेती हूँ ताकि मीटिंग खत्म भी हो जाए, तो वी कैन लर्न स्टफ फ्रॉम नोट्स एंड बुक्स, सब कुछ रॉबिन्स का ही है। अब आते हैं जिसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कौन सी पैथोजेनेसिस, जो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पढ़ी उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगेन अ फैंसी टर्म, कि जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जितने भी बनेंगे उसकी एक फॉर्म हो सकती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। होता क्या है जी, अगेन एन अंडरलाइन वर्ड, इन सीट्यू। इन सीट्यू का इंग्लिश में मतलब होता है इन द ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। ये नहीं है कि एक चलो पहले पढ़ते हैं, एंटीबॉडीज रिएक्ट इन सीट्यू टू एंडोजीनस और प्लांटेड ग्लोमेरुलर एंटीजन। अब इन सीट्यू इज इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये नहीं हो रहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो बॉडी में फिट होता है और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होगी, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा। एंटीजन ग्लोमेरुलस पे है, एंटीबॉडी आके उधर ही उसके साथ बाइंड करेगी, उधर ही उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उधर ही उसके डिपॉजिट्स होंगे सब एपिथेलियल, तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होगी, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इन सीट्यू, ठीक है जी। यानी कि हमें पता चल गया कि एंटीबॉडी आई, कोई एंटीजन पड़ा था ग्लोमेरुलस पे, उधर ही उसके साथ बाइंड की, उधर ही सब एपिथेलियल डिपॉजिट हुए, थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन हुई, डिसरप्शन ऑफ द बेसिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुआ, प्रोटीन यूरिया हुआ, फलाना फलाना फलाना, ठीक है जी। अब है इसमें कि फिर वही रॉबिन्स की जो आदत है कि जो चीज़ नहीं कंफर्म लिखनी हमने ज़रूर है, तो मोस्ट ऑफन जो रिकॉग्नाइज्ड एंटीजन होता है दैट इज द फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, ठीक है, यू विल लर्न इट, इसलिए मैं इसको बोल्ड भी कर दिया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे। ग्रैन्युलर का मतलब छोटे 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 छोटे, एक इकट्ठे मिल के कोई शीट नहीं बना रहे, छोटे 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 डिपॉजिट्स होंगे। साथ कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बड़ी बात है कि प्रोटीन यूरिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हमें इस लेक्चर के पहले फौरन ही हमें पता चल गया था, कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉज है, इट विल कॉज प्रोटीन यूरिया, ठीक है जी। इसमें है इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन लिखा हुआ था कि इट इज विदाउट सीवियर इन्फ्लेमेशन, ऑलराइट। अब अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही तो क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रही है, जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने वो डिपॉजिट हुए, उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया, उसने मेसेंजियल सेल्स और पोडोसाइट्स को डायरेक्टली डैमेज किया,
उनकी इंटेग्रिटी लूज हुई और उससे प्रोटीन यूरिया। ऑलराइट, जो डिपॉजिट्स होंगे सब एंडोथेलियल ही होंगे, इन सिट्यू होंगे, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होंगे, फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन करेगी, ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे और इनसे कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी, जिससे फिर इवेंचुअली हमारे पोडोसाइट्स ही इन्वॉल्व होंगे, मेसेंजियल सेल्स खराब होंगे, उससे इंटेग्रिटी लूज होगी और प्रोटीन यूरिया होगा। ये बेसिकली वही सारा कुछ है जो हमने पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस में पढ़ा था, सिर्फ इसमें ये बता रहे हैं कि वो जो पैथोजेनेसिस होती है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से होगी इस केस में। ऑलराइट, अब आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमें पता है, हमने 3 हेडिंग्स देनी है, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। लाइट माइक्रोस्कोपी है, डिपॉजिट्स हो रहे हैं, सब एंडोथेलियल हो रहे हैं, थिक हमें कैपिलरी वॉल नजर आएगी। बाकी हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आ रहा था, मेसेंजियल सेल्स, उनमें कोई मसला नहीं हो रहा। बाकी हमें क्या नजर, वोमेन्स कैप्सूल्स में कोई मसला नहीं हो रहा, तो सिर्फ थिक एंड कैपिलरी वॉल आएंगी। ठीक है जी। साथ आएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें हम सब कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, बेशक साथ लिख दो इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नजर नहीं आ रही, इसलिए हम वो मॉर्फोलॉजी में नहीं लिख रहे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज व्हाट यू सी ऑन द माइक्रोस्कोपी। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, ये हम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उसकी लोकेशन की वजह से। अब जी ये है जी स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ये बोल्ड भी है या अंडरलाइन भी है, दिस इज एन एमसीक्यू, ये कहीं पे भी हर जगह एमसीक्यू आता है, एफसीपीएस यूएसएमएल पेपर हर जगह आएगा। ठीक है जी। स्पाइक एंड डोम पैटर्न है, क्या होगा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सिनेरियो में आया स्पाइक एंड डोम पैटर्न है, क्या होगा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। और स्पाइक एंड डोम पैटर्न क्यों है, अब हमने कहा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये पोडोसाइट्स पड़े हैं, सब एपिथेलियली हमारे पास डिपॉजिट्स पड़े हैं, यानी कि वो बेसमेंट अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने ऊपर पढ़ा भी था। जब अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को ट्रिगरिंग होगी। ऑलराइट, तो उससे क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है वो उसके ऊपर भी डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, मतलब ये बेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये फोन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये डिपॉजिट है, ये उंगलियां डिपॉजिट है। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो इसके ऊपर भी ग्रो करने लग जाएगी ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये एक डिपॉजिट के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्रो कर गई। इस तरह जब मल्टीपल डिपॉजिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक ये डिपॉजिट की थी, एक ये डिपॉजिट की आ गई, तो इट इज कौन सा पैटर्न है, स्पाइक एंड डोम। ये स्पाइक आई, ये उसका डोम आ गया। ठीक है जी। तो इसलिए फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे एडवांस्ड जब डिजीज आई है, मैनिफेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करिए, तो एडवांस हुई भी है, तो उसमें हमें स्पाइक एंड डोम पैटर्न नजर आएगा। ये क्यों नजर आता है, क्योंकि थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन हो रही होती है, वो ऊपर उसके डिपॉजिट हो रहा होता है मैट्रिक्स, उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं कवर कर लूँगा तो शायद मेरी मेम्ब्रेन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। बात क्या होगा, इफेसमेंट ऑफ द फुट प्रोसेसेस, ये तो अब हर में ही होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि उसकी स्लेट खराब हो रही है। अब क्या होता है कि अगर ये डिपॉजिट्स बॉडी खुद ही ख़त्म करने लग जाए, मतलब ये डिपॉजिट्स, अब ये स्पाइक था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, ये डिपॉजिट था, इस ऊपर उसकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर बॉडी के कि इन डिपॉजिट्स को मैं ना ख़त्म कर देती हूँ, मतलब एफिशिएंसी मारी, ठीक है, जब इसको ख़त्म करेगी तो सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाएंगी, वैक्यूलाइजेशन, कैविटीज बनने लग जाएंगी, इसलिए लिखा हुआ है द कैविटीज विद इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जब डिजीज प्रोग्रेस करिए उसके हिसाब से मॉर्फोलॉजी है। ठीक है जी, कैविटीज बन गई, कैविटीज के बाद प्रोग्रेसिव थिकनिंग होगी, उसके बाद स्क्लेरोसिस हो सकती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, स्पाइक एंड डोम पैटर्न ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर है जी इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें क्या पता चलता है, एंटीबॉडीज पता चलती हैं। ठीक है, इसलिए मिनिमल चेंज डिजीज में एंटीबॉडीज वर नॉट इन्वॉल्व, इसलिए उनकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें कुछ नहीं पता चल रहा था। इसमें एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व एंड एंटीबॉडीज फॉर्म द सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स व्हिच वर ग्रैन्युलर। ठीक है, तो इसलिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स नजर आएंगे। ठीक है जी, ये मेन चीज थी, हमने कर ली। ठीक है, ये डिजीज भी होगी। क्लिनिकल कोर्स क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन यूरिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, क्योंकि एक बड़े एरिया पे डिजीज हो रही है। ऑलराइट, अब इसको हम मिनिमल चेंज डिजीज से डिफ्रेंशिएट ही इसीलिए करते हैं कि ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया है, उसमें सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया था, मेनली एल्ब्यूमिन हो रहा था। ठीक है, that minimal change disease responds to corticosteroid therapy. Membranous nephropathy does not respond to corticosteroid therapy. Prognosis है, variable course है, कुछ में हो जाता है रीनियल फेलियर, कुछ में नहीं होता। I don't think so we need to learn, और मतलब लर्न नहीं करना है, वरना ज़रूरत ऐसे नहीं है, मेरा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ जी लाइट माइक्रोस्कोपी। जो पहले हमें ग्लोमेरुलाई नजर आ रहे थे, बड़े पतले पतले साफ सुथरी कैपिलरीज थी, जिस तरह की हम ड्रॉ करते हैं शार्प्ड पेंसिल से, और जब हम गंदी पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना तो वैसी हो जाती है, यानी कि थिकन होते हैं।
तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, थिक एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन, बाकी पोमेंस कैप्सूल सब कुछ हमें नॉर्मल नजर आ रहा है। ऑलराइट, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये देखो जी, ये ऊपर फूड प्रोसेसेस आ रहे हैं, उनके नीचे और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर, लेकिन अंग्रेजी में अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन सब एपिथेलियल सेल, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, ये हमें ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं। और उनके ऊपर आप ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो, थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और जब ऊपर ऊपर आएगी तो इट विल शो द स्पाइक एंड डोम पैटर्न। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। अब जी नेक्स्ट डिजीज, द लास्ट डिजीज, and that is the membranoproliferative glomerulonephritis। इसमें हमने उल्टा कर लिया था, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 किधर हो रही थी, इंट्रामेम्ब्रेनस, क्योंकि अब मेम्ब्रेन आ गई ना, पोडोसाइट्स आप एपिथेलियल फिर मेम्ब्रेन, तो टाइप 2 वाज इंट्रामेम्ब्रेनस एंड टाइप 1 विल बी सबमेम्ब्रेनस। यहाँ पे उल्टा आ जाती हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। वेरी नाइस, ठीक है जी। टाइप 1 इज मोर कॉमन, और टाइप 2 को मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरा आ रहा है कि नेट इज अनस्टेबल। जमाइल बता दो। चलो, आई होप सो आ रही है। जो है टाइप 1 इट इज़ मोर कॉमन, और टाइप 2 का फैंसी नेम अगेन इट इज़ डेंस डिपॉजिट डिजीज। ठीक है जी। जो पैथोजेनेसिस है उसमें है कि अब जिसकी पैथोजेनेसिस है, जो टाइप 1 है उसमें क्या होता है, वही सिंपल सी चीज़ है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है किसी को, या फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी है, या SLE है, या इन्फेक्टेड एट्रियोवेंट्रिकुलर शंट्स हैं, या एक्स्ट्रा रीनल इन्फेक्शंस हैं जिसमें एंटीजीनीमिया हो रहा है, यानी कि ब्लड में एंटीजन्स आ रहे हैं और ब्लड में एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाए और वो कॉम्प्लेक्स आके सब एंडोथेलियली डिपॉजिट हो जाए, यानी कि देवर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन उनका डिपॉजिट कहाँ हुआ है, सब एंडोथेलियली इन द ग्लोमेरुलाई। तो टाइप 1 मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, या इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाए, यानी कि एंटीजन उधर पड़े, एंटीबॉडी उधर आके उसके साथ कंबाइन करे। ठीक है जी, ये एक लाइन में है। आई गेस मैंने इसको सही इंटरप्रेट किया। अगर किसी को इसका डिफरेंट मीनिंग पता है तो वी कैन ऑलवेज शेयर दैट। ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही लेवल पे इस वक्त। तो ये सारी उसकी टाइप 1 की कॉजेज हो गई। ठीक है जी, कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस। और पैथोजेनेसिस से वही बात है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, थिकनिंग होगी मेम्ब्रेन की, फिल्ट्रेशन खराब होगी, प्रोटीन निकल जाएगी, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। ठीक है जी। टाइप 2 इज वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट अब मतलब चीज़ डिफरेंट आ गई है। इसमें क्या सिस्टम है कि एंटीबॉडीज नहीं आ रही, लेकिन मसला हो रहा है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, नहीं सॉरी, एंटीबॉडीज आ रही हैं, लेकिन एंटीबॉडी किस चीज़ के अगेंस्ट आ रही हैं, वो है जी C3 कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम सॉरी, एंटीबॉडीज आ रही हैं, दो तरह की एंटीबॉडीज आ रही हैं। एक वो एंटीबॉडी आती है C3 कन्वर्टेज एंजाइम के अगेंस्ट। ठीक है, C3 कन्वर्टेज एंजाइम हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट में, प्रिवेंशन में, माइक्रो में, इम्यूनिटी में। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, बेसिकली बिल्कुल सीधे साफ से पास में अगर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो अब जो ये इसमें एंटीबॉडीज आती हैं टाइप 2 में, वो आती हैं अगेंस्ट द C3 कन्वर्टेज एंजाइम। C3 कन्वर्टेज में क्या करना होता है, C3 को कन्वर्ट करना होता है C3A और C3B में। ठीक है, और फिर उस C3B ने आगे जाना होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में। ये क्या करता है, ये एंटी आके इट इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट द C3 कन्वर्टेज एंजाइम, बट इट डज नॉट मीन कि वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करिए। ये एंटीबॉडी बहुत अच्छी है ये एंटीबॉडी मीठा, वो नहीं होता मीठा दुश्मन, है दुश्मन लेकिन बहुत मीठा है। वो एंजाइम को खराब नहीं कर रहा, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है जी, अब वो आके एंजाइम के साथ जब बाइंड करेगा उसको फर्दर स्टेबलाइज कर देगा, यानी उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द C3 कन्वर्टेज एंजाइम, इट स्टेबलाइजेस द C3 कन्वर्टेज एंजाइम। जब उसको स्टेबलाइज करेगा यानी उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, मीठा दुश्मन ऐसे याद रख लेते हैं, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो वो क्या करेगा, C3 की एक्सेसिव क्लीवेज करा देगा। जब उसकी क्लीवेज का एक्सेसिव कराएगा यानी उस स्टेप को एक्सेसिवली ट्रिगर करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट नॉर्मली भी हो रहा है, लेकिन नॉर्मली
एक मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद C3 कन्वर्टेज एंजाइम खत्म हो जाता है। ये मीठा दुश्मन आके बैठा हुआ है, वो कहेगा नहीं बहन तुम करो भाई, तुम करो, करते जाओ, मतलब लगे रहो, वो लगा रहेगा, C3 को कन्वर्ट करता रहेगा C3 और C3b में, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसको मैंने एक बड़ी प्यारी सी फ्लो शीट में नीचे लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबॉडीज एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कराएगा, उसकी जो इफेक्ट होता है, और वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस डैमेज करेंगी ग्लोमेरुलाई को। ठीक है जी। साथ एक ना रॉबिन्स की वही बात, रॉबिन्स ने कहा है कि नहीं जी, सिर्फ एक C3 एंड कन्वर्टेज की एंटीबॉडी को भी फैंसी नाम दिया C3 नेफ्रिटिक फैक्टर। ठीक है जी। हमने कहा नहीं, सिर्फ इसको नहीं लाना, हमने एक नहीं अपनी भी शोषा छोड़ना है, और वो शोषा है जी फैक्टर H। अब ये एक कॉम्प्लीमेंट की रेगुलेटरी प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं फैक्टर H, उसके भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज आएंगी। अब ये डिटेल में नहीं लिखा हुआ रॉबिन्स में कि उसको एक्टिवेट करेंगी या उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन व्हाटसोएवर उसको पे जो भी एक्शन करेंगी उससे कॉम्प्लीमेंट का एक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमसे वाइवे में पूछेंगे, जिसमें पास करेंगे फेल नहीं करेंगे, वो है C3 नेफ्रिटिक फैक्टर H। आई डोंट थिंक सो दे मतलब उसको कुछ करेंगे। तो मेन चीज़ हमने क्या याद रखनी है, C3 नेफ्रिटिक फैक्टर stabilizes the C3 convertase enzyme. It is an autoantibody, stabilizes the C3 convertase enzyme, excessively activates the complement activation, causes inflammatory changes which causes damage to the glomeruli. अब जी एक बड़ा वही अंग्रेजी हाइपोकॉम्प्लीमेंटिनीमिया, वाह, यानी कि C3 कम हो रहा है ना, जब C3 ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा तो C3 कम हो जाएगा, तो ब्लड में जब कम हो जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज द हाइपोकॉम्प्लीमेंटिनिया। ऑलराइट, हर चीज जो चीज निकाल दो तो उसको ब्लड में से भी निकाल दो तो उसको हाइपो में ले जाओ। ठीक है जी। अब इसकी जल्दी से मॉर्फोलॉजी करते हैं, 6 बज गए हैं, 10 मिनट में हो जाएगी। अब जी इसकी मॉर्फोलॉजी ना थोड़ी सी नॉट ट्रिकी, लेकिन डजंट मेक दैट मच सेंस, मतलब रॉबिन टाइप है स्टोमा टाइप है, रॉबिन टाइप है। ठीक है। ग्लोमेरुलाई में हमें नजर आएंगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिकेंड। अब तक हमें ये याद हो चुके हैं कि इस तरह की कोई भी डिजीज है तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिकेंड, क्योंकि उसमें डिपॉजिट्स हो रहे हैं। ठीक है। प्रोलिफरेशन, अब अच्छा, अब ये जो लिखा है ना प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल एंड एंडोथेलियल सेल्स, इसके लिए हम पॉइंट 2 पढ़ते हैं, द ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसमें क्या होता है कि जब डिपॉजिट्स हो रहे हैं मेम्ब्रेन में और उसमें सब एंडोथेलियल या इंट्रामेम्ब्रेनसली, उन डिपॉजिट्स को मेसेंजियल सेल्स कहते हैं कि हम इनको खा जाते हैं। ठीक है जी। ये मैं डिपॉजिट पड़ा हुआ है, ये मेसेंजियल सेल पड़ा है। मेसेंजियल सेल किधर पड़ा हुआ है, इस पूरी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के साथ, मतलब बिटवीन द कैपिलरीज। वो कहते हैं कि हम इसको खा जाते हैं, वो आते हैं, वो यहाँ से आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, डिपॉजिट आया, लेकिन हम इसको ना खा जाते हैं, इसको ऐसे मुंह खोलेंगे अपना और उसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है। डिपॉजिट बहुत हीट है, वो तो नहीं हिलेगा, तो हमें क्या नजर आएगा, ये 2 रोडें नजर आएंगी, जो मेरी थंब और ये उंगली, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो हमें 2 रोड सी नजर आएंगी बीच बीच में। ठीक है जी। उसके बाद शायद हमें डिपॉजिट खाएगा इसलिए रोड नजर आएंगी, तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द मेसेंजियल एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनटू द पेरिफेरल कैपिलरी लूप। सो मच अंग्रेजी। कैपिलरी लूप्स हैं, उनकी पेरिफेरी में पड़े हुए डिपॉजिट्स, मेसेंजियल सेल्स आएंगे साइड से टू फ्रॉम द पेरिफेरी, उसको जब इंगल्फ करने की कोशिश करेंगे तो दे शो एज द ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। साथ लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, दैट है जब वो मेम्ब्रेन के अंदर घुस के उसको करेंगे और बीच में एक स्पेस आ जाएगी, इट विल लुक लाइक अ स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब आते हैं टाइप 1 और टाइप 2। ये हमारे लिए, ये तो अब हम खुद से भी बता सकते हैं कि टाइप 1 वो सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स और टाइप 2 वाज इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स। ठीक है। ये बात हमने समझी थी और याद भी की थी। ठीक है। टाइप 1 में फिर है कि C3 is deposited in granular pattern, और टाइप 2 में C3 is present in irregular chunky foci, क्योंकि उसमें C3 ही ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि इट वाज बेसिकली एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है। इसमें टाइप 1 में लिखा हुआ है कि IgG एंड अर्ली कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, और दूसरे में दे आर यूजुअली एब्सेंट। और ऑब्वियसली इसके आगे टाइप 1 के आगे लिखा है, इसलिए इससे पता चलता है कि इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज, बेसिकली एंटीबॉडीज का ज़्यादा रोल है, तो इससे IgG भी आ जाती है। ठीक है। लेकिन टाइप 2 में फिर वही बात है, एंटीबॉडीज आ रही हैं लेकिन वो इफेक्ट कर रही हैं एंजाइम को, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। क्लिनिकल कोर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वाह, ठीक है। एंड इट कैन बिगिन विद एक्यूट नेफ्राइटिस या माइल्ड प्रोटीन यूरिया। प्रोग्नोसिस बड़े मजे की है, टाइप 1 इज पुअर एंड टाइप 2 इज इवन वर्स। जाहिर है जब उसकी मैनिफेस्टेशन और उसकी साइटो वो उसको इन्वॉल्व करी है, कॉम्प्लीमेंट की एक्सेसिव एक्टिवेशन करी है,
तो इट विल बी इवन वर्स, उसको क्योर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। ये आ जाते हैं जी अब हम इसकी माइक्रोस्कोपी पे। देखो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब कैपिलरीज बहुत थिकन्ड हो गई हैं। और ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है, जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू, जो टाइप 1 है इट इज सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स, यानी कि पिंक वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है लेकिन अंदर से एंडोथेलियम के ऊपर है, ठीक है जी। और ये जो टाइप 2 है इसमें है इंट्रामेम्ब्रेनस, उसके ऊपर भी पिंक है और उसके नीचे भी पिंक है, ऑलराइट जी। और इंटरपोस्ट मेसेंजियल सेल प्रोसेसेस, यानी कि इन मेसेंजियम ने उनको खाने के लिए आ रहे हैं। और फिर ये क्या करेंगे, ट्राम ट्रैक अपेरेंस, यानी कि ट्राम ट्रैक अपेरेंस कहीं पे भी एमसीक्यूज में आएगा तो इट विल बी मेम्ब्रेनल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड दैट एंड्स आवर टॉपिक, यानी कि जो 3 डिजीजेस मैंने प्रिपेयर किया, नॉट आवर टॉपिक। चौथा मुझे दिया गया था, दैट वाज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लेकिन मैं बस थक गई थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो वो हम अगले सेशन पे 12 जून को है, तो उसमें हम शुरू के 5 मिनट वो करते हैं, ठीक है जी। आई होप सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो आएंगे, सब अनम्यूट होंगे या चैट में जाएंगे। और ये जो नोट्स हैं ये सब कुछ रॉबिन से है, ट्राम ट्रैक अपेरेंस सिर्फ थोमा से है, वो रॉबिन्स में नहीं लिखा हुआ, तो आई सेंड यू एनीवेज, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूँ पीडीएफ, ठीक है। अब ओवर टू शमाइल। Asha, it was a wonderful lecture. थैंक यू। थैंक यू सो मच। और यार जो बीच में 40 मिनट्स का गैप आया था, उसके बाद जो ब्रेक आ गई थी उसके लिए सॉरी। मुझे लगा कि मुझे कल जूम वालों ने खुद ही कहा था कि कल की मेरी मीटिंग 40 मिनट लिमिटेड बाउंड नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन कल से जब 40 मिनट्स होने वाले होंगे तो पहले से ही बता दूंगी एक बार चैट रूम में, फिर जो स्पीकर होगा उसको भी बता दूंगी। फिर जब एंड होगी तो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं मीटिंग लीव भी कर देती हूँ तो फिर भी 40 मिनट्स के बाद वो मीटिंग खुद ही ओवर हो जाती है। ये मैंने आज ट्राई करके देख लिया, क्योंकि मैं 2 अकाउंट से इधर आई हुई हूँ मीटिंग में। एक में लैपटॉप पे चल रहा होता है और एक मेरा मोबाइल में चल रहा होता है, जहाँ से मैं एडमिनशिप चला रही होती हूँ और दूसरे जहाँ से मैं सुन रही होती हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लीव भी करती हूँ। तो 40 मिनट्स के बाद कल से बता दूंगी, और अगर किसी को क्वेश्चन हैं तो वो उससे पूछ ले और फिर मैं मीटिंग एंड कर। चले जी, होपफुली सबको समझ आ गया। कोई क्वेश्चन हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी से पूछ लें, ठीक है। आई गेस वी लाइक एंडिंग इट हियर, है ना। वाज इट ओवर, मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं है। और मीटिंग का टाइम 6 मिनट रह गया था, अब चाय पीते हैं, ड्रामा शामा देखते हैं। ओके गाइस, पढ़ लेना एक दफ़ा और यू विल बी सरप्राइज कि रॉबिन्स के अलावा कुछ नहीं है ठीक है, ओके, बाय बाय।